नमस्कार। न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूँ। मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और आज फिर आप सबसे साझा करने के लिए नई नई कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ख़ास तौर से आज हमने सोचा है कि हम बात करेंगे कि हमारे भारत का जो लॉकडाउन का मॉडल है, क्योंकि देखिए आज 37 डेज हमारे लॉकडाउन के हो गए हैं और बस अब 3 दिन रह गए हैं लॉकडाउन खत्म होने में। क्या हमारा लॉकडाउन का मॉडल बाकी विदेशी जो मॉडल्स हैं उनसे बेहतर है, या जो विदेश में जैसे यूके है, स्वीडन है, अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन लगाया, क्या वो बेहतर था या हमारा मॉडल बेहतर है? आज इसके ऊपर भी खास तौर से विस्तार से हम बात करेंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा रहा। इधर हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ने शुरू हो गए। सबसे पहले जो जुड़े वो है सुशील जयसिंघानी और श्रवण कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारे और श्रोता हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो अभी आप सबके बारे में भी बात करूंगी मैं यहाँ पर, तो खास तौर से। लेकिन अगर हम देखें तो भारत में अब 33,000 का आंकड़ा पार हो गया है। 33,184 केस इस वक्त भारत में हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 1702 केसेस जो हैं उनकी पुष्टि हुई है कि ये पॉजिटिव आए हैं। लेकिन उधर ही अच्छी खबरें ये भी है कि भारत में जो मृत्यु दर है वो कम हुआ है, जो लोगों के ठीक होने का दर है वो भी बेहतर हुआ है पहले से, और हमारा डबलिंग रेट भी पहले से और बेहतर हुआ है। तो ये अच्छी खबरें भी हैं। लेकिन हम उधर आंकड़े भी बढ़ते हुए देख रहे हैं और पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा केसेस जो आए वो महाराष्ट्र और गुजरात से सामने आए हैं। तो ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां अभी केसेस थम नहीं रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, और दिन पे दिन हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का इजाफा होता जा रहा है। तो अभी हम लेकिन आज वापस अपने मुद्दे के ऊपर आएंगे, जो कि आज है कि क्या हमारा लॉकडाउन बेटर है, भारत का लॉकडाउन बेटर है या विदेशों का लॉकडाउन बेटर है। और आप भी मुझे यहाँ से मैसेज करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि कौन सा मॉडल बेहतर है, हमारा या विदेशों का। तो आपके मैसेजेस भी मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर ज़रूर बेताब रहूँगी कि आप लोग क्या सोचते हैं, और मैं अपना नज़रिया आपको बताऊँगी। और जिस तरह से साइंटिस्ट और WHO और बाकी देशों में के जो शोधकर्ता हैं वो भी अपना क्या क्या नज़रिया बता रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से यहाँ पर बताऊँगी कि वो सब लोगों का क्या सोचना है और किस तरह की सोच इस वक्त भारत में भी चल रही है और बाहर विदेशों में भी इसके बारे में क्या क्या सोचा जा रहा है। इधर हमारे साथ अभिषेक गुप्ता भी जुड़ गए, मान सिंह, मुकेश सिंह, अबरार खान, अंजलि जैन, सदाना जैन, नूर मोहम्मद मुया और सोमराज सरन, सत्येंद्र कुमार सिन्हा, भरकावासी, भारू सिंह, अरविंदर सिंह, सब लोग गुड इवनिंग भेज रहे हैं। और आप सबको भी मेरा बहुत बहुत गुड इवनिंग यहाँ से। इश्तियाक खान, शाबुना, सॉरी मैं कोशिश करती हूँ, शुभानु रारावी इन्होंने ये नाम रखा हुआ है, और नितिन शर्मा, मोहम्मद नदीम अलवी और अशोक यादव, जेकेश बेग, ये सब लोग यहाँ पर जुड़ गए। देखिए आज सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, वो है हर्ड इम्यूनिटी। यानी कि हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, क्या मतलब है हर्ड इम्यूनिटी से, पहले ये समझते हैं। जब पहले के ज़माने में बीमारियां होती थी तो तब उनकी कोई दवा नहीं होती थी, उस समय पे कोई वैक्सीन भी नहीं होती थी। तो उस समय पर कैसे बीमारियों को कंट्रोल करते थे या क्या तरीका होता था, जो बीमारियां महामारी की तरह फैलती थी लेकिन फिर अपने आप कंट्रोल हो जाती थी, अपने आप दिखता था कि अब इनका प्रकोप कम हो गया है। तो ये सब होता था हर्ड इम्यूनिटी की वजह से। यानी कि इम्यूनिटी तो आप लोग एक ऐसा शब्द है जो जब से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है इसे आप समझते ही हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी होती है कि समाज की इम्यूनिटी कैसी है, यानी कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कैसी है। इस पे भी बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का कि बीमारी कैसे फैलेगी। अगर लोगों की इम्यूनिटी पावर नहीं है, अगर हमारे आसपास के लोगों में भी इम्यूनिटी उनकी खराब है, तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो केवल हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है, हमारे आसपास जो लोग हैं उन सब की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। और यही कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। तो जब भी पहले ऐसी बीमारियां फैली जैसे मीजल्स हो गई, डिप्थीरिया हो गया, पोलियो, इस तरह की, और देखिए 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू फैला तब भी ये हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा ही इसे कंट्रोल किया गया, इसी के द्वारा बीमारी जो है वो कंट्रोल में आई। अब ये हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं, यानी कि इस तक पहुंच सकते हैं, इसकी वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम सबको वैक्सीन लगा दें। अगर हम वैक्सीन लगा देंगे सबको तो सबको
सबको उससे इम्यूनिटी हो जाएगी और फिर उनको वो बीमारी, वो संक्रमण नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये है, और इसको काफ़ी समय से हम देख ही रहे हैं, जब से पिछले मेरे ख्याल से 50-60 साल से इसको काफ़ी ज़ोर शोर से आजमाया जा रहा है। और ज़्यादातर बीमारियां वैक्सीन की वजह से ख़त्म हुई हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स था, मीजल्स है, डिप्थीरिया है, पोलियो है, ये सभी बीमारियां इन सब चीज़ों की वजह से ख़त्म हुई। उधर एक और तरीका है हर्ड इम्यूनिटी का, वो ये है कि हम सबको बीमार होने दें और जो उसमें से फिर बच जाए वो बच जाए, और जो जिसका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होगा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक और तरीका होता है। और जिस तरह से सालों पहले जब कोई दवाइयाँ या वैक्सीन नहीं होती थी, तब यही होता था कि समाज में वो बीमारी फैल जाती थी, उसमें से जितने लोगों की इम्यूनिटी कम होती थी उनकी मृत्यु हो जाती थी, जो लोग को कम संक्रमण होता था, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती थी, वो ठीक हो जाते थे। और फिर क्योंकि सबको वो इन्फेक्शन किसी ना किसी रूप में हो चुका होता है, चाहे कम या ज़्यादा, तो धीरे धीरे फिर वो संक्रमण अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको फिर कोई और व्यक्ति मिलता ही नहीं है संक्रमण को इन्फेक्ट करने के लिए। यानी कि ऐसे मान के चले, अगर आज कोरोना काल में मान के चले, तो कोरोना वायरस अगर सबको हो गया तो फिर वो और आगे कहाँ जाएगा, तो वो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब आपको इसको और विस्तार से समझाती हूँ कि बाकी देश क्या सोच रहे हैं, साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं, शोधकर्ता क्या सोच रहे हैं। इधर चितरंजन नायक, सुनील कुमार गुप्ता, ओम नमः शिवाय, रुपेश कुमार शर्मा, नावल यादव, अजय रॉय, अनिल कुमार शर्मा वो पूछ रहे हैं कि सभी राज्यों को छूट मिल रही है, राजस्थान सरकार से क्यों नहीं ऐसा कर रही है। देखिए, अभी ये तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग टूरिज्म पे निकले हुए थे, यानी कि कहीं यात्रा पे निकले हुए थे लेकिन वो लॉकडाउन के समय वहाँ पर फंस गए, या जो पिलग्रिम्स थे, यानी कि जो उस पे रिलीजियस उस पे निकले थे, टूरिज्म पे निकले थे, जो अपने इस तरह की जगहों पर गए थे, वो जो वहाँ पर फंस गए हैं, उन सभी लोगों को अब गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि उनको वापस उनके राज्य भेजा जाएगा और इसके लिए बसें तैनात की जाएंगी। लेकिन उसमें उन्होंने ये साफ तौर से बोला है कि सभी लोगों के टेस्ट किए जाएंगे, देखा जाएगा कि उन्हें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, उन्हें कोई लक्षण तो नहीं है कोरोना वायरस के, और जिन जिनको लक्षण नहीं होंगे उन लोगों को बसों में बिठा करके उनके घरों तक, उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा, उनके राज्यों में पहुंचाया जाएगा, और वहां पहुंचने के बाद उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। यानी कि कुछ समय के लिए 14 दिन की क्वारंटीन में उनको वहां पर रहना होगा, और उसके बाद वो अपने घर में जा सकेंगे। तो लेकिन जितने भी लोग फंसे हुए, और इस वक्त शायद भारत में लगभग 50 से 60 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने राज्यों से दूर, अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं, वापस जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जहां इन सभी लोगों को, और देखिए यहाँ पर सभी के मैसेज भी आते रहते थे कि हम यहाँ पर फंसे हैं, कोई मुंबई में फंसा है, कोई वेस्ट बंगाल में, कोई तमिलनाडु में, कोई झारखंड में। तो अब सब लोगों को वापस अपने राज्य जाने का मौका मिलेगा, सब अपने घर वापस जा पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कितने समय तक सब लोग इस बात से परेशान रहे, और आप जब हमसे पूछते थे तो हम भी बहुत क्लियरली आपको ये बात नहीं बता पाते थे कि आप कब वापस जा पाएंगे। लेकिन अब ये अच्छी खबर है, और हम आपको साफ तौर से अब ये बता भी पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ने ऐसा डिसाइड किया है, प्रशासन ने, और अब आप वापस अपने राज्य, अपने विलेज में, अपने गांव में वापस जा सकेंगे। इधर अरुण चंद शर्मा, विनोद भास्कर, विक्रम कुमार, ईश्वर किशन चंद हम सबसे जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा ईश्वर जी ने लिखा है। प्रकाश नेपाली, अमर सोमानी, उन्होंने हेलो भेजा है। संदीप सिवाकोटी, निधि रानी, अनिल कुमार शर्मा वो कह रहे हैं मैडम पंजाब को छुट्टी मिल गई है, हरियाणा को मिल गई है, महाराष्ट्र को मिल गई है, अभी छुट्टी नहीं दे रहे हो, परदेश में रह रहे हैं, उनके लिए हम महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में फंसे हुए हैं। देखिए, अब आप महाराष्ट्र में हैं या किसी भी राज्य में हैं अनिल कुमार जी, अब आप वापस अपने राज्य में, अपने गांव में जा सकेंगे। इस चीज़ की सुविधा की जा रही है, बसें तैनात की जा रही हैं जो आपको वापस लेकर के जाएंगी। और देखिए, पंजाब में तो हमने कल भी बताया था कि 2 हफ्ते का कर्फ्यू बढ़ा दिया है, और वहाँ पर 4 घंटे का रिलैक्सेशन रोज़ मिलेगा ताकि लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेकर आ पाएँ। लेकिन वहाँ 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। उधर हरियाणा
हरियाणा की भी सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब दिल्ली से हरियाणा जाना हो या फरीदाबाद वगैरह जाना हो तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को जाने को मिल रहा है, जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं या वहाँ का जो एसेंशियल सामान जो गाड़ियाँ लेकर के अंदर हरियाणा में आ रही हैं, फल सब्जी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो लेकर आ रही हैं, केवल उन्हीं को अलाउ किया गया है। तो इस तरह से ऐसे ही यूपी में भी हो रहा है, नोएडा के बॉर्डर्स को सील किया गया है। तो अभी जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ बहुत सख्ती से जो है नियमों का पालन कराया जा रहा है, क्योंकि वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और ये चिंताजनक बात है और किसी भी तरह से वहाँ पर इन बढ़ते हुए केसेस को रोकना है। लेकिन जहाँ जहाँ ग्रीन जोन्स हैं, जहाँ जहाँ भी संक्रमण ज़्यादा नहीं है, वहाँ वहाँ अब आप देख ही रहे हैं कि रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं। और कल हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी साफ तौर से ये बात बोली है कि और ज़्यादा रिलैक्सेशंस मिलेंगे, जहाँ जहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है वहाँ के वो और रियायतें देंगे और भी ज़्यादा रिलैक्सेशंस अभी हमें धीरे धीरे पता चलेंगे कि वो किस रूप में है, लेकिन आएंगे ये ज़रूर है। इधर ललित लोधी राजपूत, सोनुख और खान रिजवान, प्रदीप कुमार, शिबू खान, राज यादव, दया शंकर, अर्जुन, जीवन आयम, मोहम्मद लिंबू, ये सब भी हमसे यहाँ पर जुड़ गए हैं। इधर दर्शोद सिंह हमसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कब रिलैक्सेशन होगा और क्या अभी कोई ड्रग का ट्रायल भी चल रहा है कोरोना को लेकर। देखिए दर्शोद सिंह जी, मैं आपको ये बात साफ बोल देती हूँ और कल भी हमने ये बात बोली थी कि दिल्ली में कोई ग्रीन जोन नहीं है। अभी दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड या ऑरेंज जोन में ही हैं और उसमें से भी रेड ज़्यादा है, ऑरेंज कम है। तो दिल्ली में अभी आप उम्मीद मत करिए कि इतनी जल्दी खुलने वाला है, क्योंकि अभी जो है डोर टू डोर स्क्रीनिंग चल रही है, टेस्टिंग की जा रही है ताकि हम उन लोगों को चिन्हित कर सके। तो समय लगेगा रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन होने में। तो दिल्ली का खुलना अभी मुमकिन नहीं दिखता है। हो सकता है जहां ऑरेंज जोन्स हैं वहां कुछ रिलैक्सेशंस मिलने शुरू हो जाएं, लेकिन रेड जोन्स में अभी इस तरह के कोई रिलैक्सेशंस नहीं मिलेंगे। और आप बात पूछ रहे हैं ड्रग ट्रायल की, तो इस वक्त विश्व में बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं और उसी में से अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पीछे हमने रेमडेसिविर, एक ड्रग है जो कि इबोला के लिए बनाई गई थी, उसकी भी बात की थी कि उसके ऊपर एक ट्रायल चल रहा है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं इस ट्रायल के ऊपर। इस दवा का चीन में एक ट्रायल हुआ जिसमें अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए और थोड़ी निराशाजनक रही वो ट्रायल। और लेकिन वहीं ये ट्रायल अमेरिका में भी इसी दवा के ऊपर चल रहा है और वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वहाँ पे उन्होंने देखा कि इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो अब और बड़ा ट्रायल किया जाएगा ये देखने के लिए कि क्या वाकई इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और FDA ने ये बात बोली है, वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात बोली है और जो डॉक्टर फॉशी हैं उन्होंने भी ये बात बोली है कि इस दवा से उन लोगों को अच्छी उम्मीद दिख रही है। और अभी FDA भी जो ट्रायल्स हो रहे हैं उन पर निगरानी रखे हुए हैं। अगर FDA को लगता है कि ये ट्रायल सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वो इसको अप्रूव भी कर सकते हैं यूज़ के लिए, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक ऐसी दवा है जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद इस वक्त दिख रही है। इधर रूप सिंह और मोहिन पाशा, सियाराम राज, गीता शर्मा, अंकित फिरोइन अहमद, VK कुमार, मोहम्मद अशरफ, आदित्य राज, कमलेश्वर कुमार और शंभुनाथ मंडल, ये सब भी हमसे यहाँ पर जुड़ गए। देखिए वापस हर्ड इम्यूनिटी पर आते हैं और आपको और ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करती हूँ। जब अमेरिका और ब्रिटेन में जब शुरू में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला तो उन्होंने बोला कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लोग जैसे अपने काम पर जा रहे हैं जाते रहें, और बस उन्होंने बोला कि हम लोगों से ये बोल रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने आप से करें, लेकिन काम वगैरह पे जाते रहें, जो भी वहाँ के ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, उन सब से ट्रैवल करते रहें। उन्होंने वो सब चीज़ें बंद नहीं करी शुरू में। और यहाँ तक कि ब्रिटेन में उन्होंने ये बोला कि अच्छा होगा अगर ये बीमारी एक बार सबको हो ले, जिसको भी होनी है कम्युनिटी में सबको हो जाए, तो उन्होंने बोला कि इससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, सब लोगों में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उसके बाद फिर ये हमारे ब्रिटेन में नहीं फैलेगा। इसी तरह से अमेरिका ने भी शुरू में ऐसी ही बात सोची। और उधर स्वीडन एक कंट्री है जहाँ पर जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है और उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। यानी कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो वहाँ का पूरा जो स्वास्थ्य का जो पूरा ढांचा है वो बहुत
अच्छा है, बाकी सारे देशों से बहुत अच्छा है। तो उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, वो सब गतिविधियों को नहीं रोकेंगे, यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल भी नहीं बंद करे अपने, और उन्होंने स्कूल्स को भी चलने दिया, बाकी काम को भी सबको चलने दिया। बस उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि आप अपने आप से सोशल डिस्टेंसिंग करिए और हमें भरोसा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। तो उन्होंने भी इस तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया। शुरू में स्वीडन ने देखा कि उनके यहाँ ज्यादा केसेस नहीं हो रहे थे और हर किसी को लगा कि ये एक अच्छा मॉडल है जहां आप लोगों को बता रहे हैं कि वो अपने आप से सोशल डिस्टेंसिंग करें और हम कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे। लेकिन अब धीरे धीरे जो ये हर्ड इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये उनके ऊपर भी बैकफायर कर रहा है, यानी कि अब अचानक से स्वीडन ने देखा कि उनके यहाँ केसेस बहुत ज्यादा होने लग गए, उनका मृत्यु दर भी बढ़ने लग गया। उधर ब्रिटेन का आपने हाल देखा ही है कि शुरू में वो लोग ये बात कर रहे थे कि हम हर्ड इम्यूनिटी, लोगों में संक्रमण फैलने देंगे, अपने आप फैलता जाए, जिसको बचना है वो बच जाएगा, जिसकी मृत्यु होनी है हो जाएगी। लेकिन बाद में उनको भी एहसास हुआ, जब उनके यहाँ बहुत ज्यादा संक्रमण फैलने लगा तब ब्रिटेन को रियलाइज हुआ, उनको ये पता चला कि ये मॉडल सही नहीं है। क्योंकि जब उनके यहाँ अचानक से इतने सारे लोग अस्पताल में पहुंचने लग गए, उन्होंने मृत्यु दर भी देखा कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ऐसे में तब उन्हें रियलाइज हुआ और तब उन्होंने लॉकडाउन लगाया। तब उन्होंने बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया, ट्रेन बसें वगैरह सब कुछ बंद कर दी और एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में वो गए। क्योंकि तब उन्हें लगा कि हमारी सोच सही नहीं थी, जिस तरह से हम सोच रहे थे कि पूरे देश में इसको फैलने दें और अपने आप ये कंट्रोल में आ जाएगा, ये सोच सही नहीं थी, ये उनको रियलाइज हुआ। उधर अमेरिका ने भी जब शुरू में लॉकडाउन नहीं लगाया और फैलने दिया, उन्होंने सोचा कि अपने आप हो जाएगा। उन्होंने बोला कि 2 लाख 3 लाख डेथ होंगी, लेकिन उस इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन फिर जब न्यूयॉर्क में आपने देखा जिस तरह का मंजर सामने आया, तब अमेरिका को भी रियलाइज हुआ कि ये सही नहीं है और उन्होंने भी लॉकडाउन लगाया। तो उनको भी मजबूरन अल्टीमेटली लॉकडाउन ही लगाना पड़ा, क्योंकि जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती है, जब तक कि हम वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी अटेन नहीं करते, तब तक अगर हम ये सोचें कि सबको संक्रमण हो जाए, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बच जाएगा, जिसकी नहीं है वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये मॉडल बहुत खतरनाक मॉडल है। और इसी के बारे में जो वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी चिंता जताई है। यहाँ तक कि WHO ने भी बहुत बड़ी चिंता इस बात पर जताई है कि इस मॉडल के ऊपर आप नहीं चल सकते हैं, जहां आप सब लोगों को संक्रमित होने दें अपने आप। ये एक खतरनाक मॉडल है, इसमें मृत्यु दर बहुत ऊपर जा सकता है और हम खास तौर से उन लोगों को खो देंगे जो बुजुर्ग हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है, क्योंकि इन लोगों का इम्यूनिटी लेवल कम होता है, ये हम आपको बार बार बताते भी रहे हैं यहाँ पर। तो इन लोगों की मरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इधर रंजीत कुमार, छोटोन पांडे, अविनाश कुमार, नसीर पठान, काशिम पटेल, ललित मिश्रा भी हमसे यहाँ पर जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं मेरी राय में अपने देश का मॉडल ही अच्छा है। और जी हाँ ललित जी, मैं भी यही सोचती हूँ और बहुत सारे साइंटिस्ट और सभी का मानना यही है कि हमारे देश का जो मॉडल है वो ही अच्छा मॉडल है। और अगर हम बात करें, देखिए स्वीडन की जो जनता है वो 1 करोड़ के आसपास है और हमारी है 135 करोड़। और हर्ड इम्यूनिटी अगर हम इस तरह से संक्रमण होने दें, पूरी कंट्री में संक्रमण फैलने दें, तो हर्ड इम्यूनिटी का वो जो लेवल है जिसको रीच करना जरूरी होगा, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब हमारे भारत में किसी को कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, वो संख्या है 60 से लेके 85%। तो आप सोचिए कि हमारी 135 करोड़ की जो जनता है उसमें 80% लोगों को जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे भारत में कोरोना के पैर नहीं पड़ सकते, या कोरोना आता भी है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब किसी और को संक्रमण नहीं होगा। लेकिन 80% 135 करोड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उसमें अगर हम ये मान के चलें कि 4% भी अगर मान के चलें कि डेथ होगी इन लोगों में, जो 80% जो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये करोड़ों में फिगर्स होंगे और करोड़ों लोगों को हम क्या मरते हुए देख सकते हैं अपने भारत में। क्या हमारे लिए ये मुमकिन होगा कि हम करोड़ों लोगों को मरते हुए देखें, जिसमें खास तौर से हमारे बुजुर्ग वर्ग होगा, हमारा ऐसा वर्ग होगा जो पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम या लंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। और ये वर्ग यंग भी है, बहुत सारे भारत में इस वक्त ऐसे यंग लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और ये सब लोग एक बहुत बड़े रिस्क पर आ जाएंगे, इनकी मृत्यु हम देख सकते हैं। तो ये एक खतरनाक मॉडल है
और इस पर चलना मुमकिन नहीं होगा किसी भी स्थिति में। इसलिए हमारा जो लॉकडाउन है, जहां हमने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को रोका है, और अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत सारे लोगों की चिंता है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब फैल जाएगा। आपने अभी तक तो रोक के रखा था, लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो फैल जाएगा इन्फेक्शन। यहाँ पर दो बातें समझिए। पहली बात, हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम लोग रिलैक्स नहीं हो, हम लोग वो गलतियां नहीं करें, एक जगह इकट्ठे नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो जरूर फैल जाएगा इन्फेक्शन, और जो हमारी 40 दिन की ये तपस्या है ये पूरी खराब भी हो जाएगी, इसका कोई हमें लाभ भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि अब क्योंकि लोग इन बातों को समझ गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को समझ गए हैं, दूसरा जो ह्यूमन टू ह्यूमन चेन लॉकडाउन की वजह से टूटी है, अब हमारे यहाँ संक्रमण उस तेजी से नहीं बढ़ पाएगा जैसे कि और देशों में हमने देखा है। तो ये लॉकडाउन की वजह से अब जब हमारे लॉकडाउन्स खुलेंगे तो संक्रमण उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जैसे कि बढ़ सकता था, क्योंकि अब हमारा डबलिंग रेट जो है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन हाँ, मैं बार बार ये बात बोलूंगी कि उत्तरदायित्व हम ही लोगों के ऊपर है। जहां जहां भी रिलैक्सेशंस हो रहे हैं, हमें ये समझना है कि ये हमारी मस्ती के लिए नहीं खोला गया है, ये इसलिए नहीं खोला गया है कि हम फिर से उसी तरह से सब कुछ कर पाएं। ये इसलिए खोला जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के समय में संक्रमण को भी हम फैलने से रोक पाएं, और दूसरा हमारा जो देश की आर्थिक स्थिति है वो भी थोड़ा थोड़ा सुधार की तरफ चल पड़े, क्योंकि हम इतने समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं, हम सब लोग इतने समय के लिए बंद नहीं रह सकते, क्योंकि उससे हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ रही है, वो खराब हो रही है, और लोग भुखमरी से ना मरे, लोगों के घर में पैसे बिल्कुल खत्म ही ना हो जाए, राहत कार्य खत्म ना हो जाए, इसके लिए अब खोलना भी जरूरी हो गया है। इधर मोहन चौहान, दिलीप गुर्जर और भूपिंदर सिंह कौर, पप्पू सिंह और सचिन चौहान वो भी यही बोल रहे हैं कि हम बाकी कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं। नितिकेश यादव और मोहम्मद तबरेज, राजेंद्र प्रसाद शाह, विपेंद्र यादव, गौरव आनंद भी हमसे जुड़ गए हैं। वो पूछ रहे हैं इंडिया हैज सर्टेनली फेयर्ड वेल इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग कोरोना। सही बोला आपने। शहाब अहमद और इरफान खान वो भी हमसे जुड़ गए हैं यहाँ पर। और हिंदुस्तान में कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। अच्छा, वो थोड़ा सा रिलीजियस कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मोहम्मद दनिश रजा, सुब्दू जादव, संतोष पटेल और अब्दुल गफार, संजय बोस और भी बहुत सारे श्रोता हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और देखिए, वहीं वापस उसी पर आती हूँ। स्वीडन ने जो हर्ड मॉडल का जो तरीका अपनाया, जो उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी का मॉडल अपनाया, उसमें उन्होंने शुरू में तो इसका कुछ असर देखा और उन्हें लगा कि ये काफ़ी कामयाब हो रहा है। लेकिन अब उनके यहाँ अगर हम देखें तो मृत्यु दर जो है वो 230 के आसपास पहुंच गया, यानी कि हर 10 लाख लोगों में उनके यहाँ 230 लोगों की डेथ हो रही है, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उधर अगर हम अमेरिका का देखें तो अमेरिका में आप जानते हैं सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं, वहां सबसे ज्यादा केसेस भी हैं, तो भी अमेरिका का जो मृत्यु दर है वो स्वीडन से कम है। अमेरिका का मृत्यु दर लगभग 192 के आसपास है और 152 के आसपास है, और स्वीडन का मृत्यु दर जो है वो जो है 230 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि काफी ज्यादा है। और भारत का मृत्यु दर अगर आज आप पूछेंगे तो आप चौकन्ने रह जाएंगे, क्योंकि देखिए स्पेन का मृत्यु दर 453 के आसपास है, उधर इटली का भी इसी के आसपास है, 424 के आसपास इटली का भी है। अमेरिका का मैंने आपको बता ही दिया 152 के आसपास है। इधर स्वीडन का मैंने आपको बता दिया कि 230 के आसपास है। और भारत का सोचिए कि क्या मृत्यु दर इस वक्त चल रहा है। 10 लाख लोगों पर हमारे यहाँ 0.9 का मृत्यु दर चल रहा है, यानी कि उनके यहाँ जब 200-300 लोग और कहीं कहीं 400 450 लोग मर रहे होते हैं, तब हमारे यहाँ एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं होती, यानी कि 0.9 पर हमारा मृत्यु दर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लॉकडाउन हमारा कितना सफल रहा है, इसकी वजह से हम कितना कुछ कंट्रोल कर पाए हैं। हमारे भारत में हमने उतनी मृत्यु नहीं देखी जिस तरह से विश्व के बाकी देश देख रहे हैं। और स्वीडन भी, जिन्होंने हर्ड इम्यूनिटी का मॉडल अपनाया था, उनके यहाँ भी अब मृत्यु दर बढ़ रहा है, और वो भी अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने पे विवश हैं कि कैसे करें। क्या वो लॉकडाउन लगाएं या वो यही मॉडल चलने दें और जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उन्हें होने दें।
तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है सवाल भी खड़ा हो जाता है, क्या हम अपने बुजुर्गों को मरते हुए देखने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसे लोगों को जाते हुए देखने के लिए तैयार हैं जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या उनको लंबे समय से कोई इलाज चल रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी लोगों के सामने, और इसीलिए हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगाया गया, इसीलिए क्योंकि हर जान जरूरी है और किसी को भी हम लोग इस तरह से बलिदान होते हुए, बली होते हुए कोरोना वायरस को नहीं देखना चाहते कि लोग बली हो जाएं कोरोना वायरस को। ये एक गलत धारणा है और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से हम जो तरीका अपना रहे हैं लॉकडाउन का वो सही है, और अब वो समय भी आ गया है जिस तरह से आपको प्रशासन की तरफ से अब जिस तरह से वहां से बातें आ रही हैं, जिस तरह से अब संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन को अब धीरे धीरे खोला जाएगा, जहां जहां कोरोना वायरस के केसेस नहीं हैं वहां वहां ज़्यादा रिलैक्सेशंस मिलेंगे, और जहां हैं हॉटस्पॉट्स हैं उनको अभी कुछ समय के लिए और मेहनत करनी होगी। उनका अभी वनवास कह लीजिए या जो भी कह लीजिए अभी थोड़ा और लंबा चलेगा, क्योंकि वहां पर अभी इस तरह से वहां स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी और ये देखा जाएगा कि और केसेस सामने तो नहीं आ रहे हैं, तो वहां थोड़ा ये लंबा भी चल सकता है। इसके बाद कंचन कुमार पाठक, पवन गोडारा, राकेश भाई परमार, प्रियान्वी, पवन कनौजिया और प्रसन्नता खा और अमन दिवाकर, अनिल कुमार, लवली वर्मा, शेख रोबियाल, बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर आपका कोई प्रश्न भी हो कोरोना वायरस से जुड़ा तो ज़रूर यहाँ पर भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगी। इधर जम्मन, दिनेश मोंडाल, राजेंद्र राज कहार, ओमकार सिंह, आजिम मोहम्मद और भी कई सारे लोग हमसे यहाँ जुड़े। मैं देखती हूँ अगर कोई क्वेश्चन भी आया हो यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर आरिफ काजी, मनोज शर्मा, रफ़ीक खान, जाहिर खान और गुलजार हुसैन, देखिए बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेज भी कर रहे हैं, जैसे राजेंद्र हो गए, गुलजार हो गए, जो इधर देखिए आशिक कुशवाहा, झूना कुमार, जो कि अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। और देखिए आज कल से ही मेरे ख्याल से आपको शायद ये खबर मिल गई होगी, और आज नहीं मिली है तो आज मेरे द्वारा आपको मिल गई होगी कि जो भी लोग अपने राज्यों से, अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं उनको अब मौका दिया जाएगा कि वो वापस जा सकें। और इस तरह की लिस्ट तैयार की जा रही है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको, झारखंड के ही 9 लाख लोग हैं जिनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने पीयूष गोयल जी से जो अपील भी करी है कि वो जो है अगर रेलवेज चला दें, इसके लिए ट्रेनें भी चला दें तो और भी अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए प्रशासन की तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि अभी बसों से ही लोगों को भेजा जाएगा, अभी ट्रेन से भेजेंगे या नहीं भेजेंगे इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन ये साफ तौर से उन्होंने बोल दिया है कि बसों से, यानी कि रोड के जरिए जो है वापस भेजा जाएगा लोगों को, ताकि वो वापस अपने घरों तक पहुंच सकें। और उधर बसों में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वहां मेंटेन की जाए। बसों में भी बहुत सारे लोगों को भर के इकट्ठे नहीं भेजा जाएगा, वहां पे भी ध्यान रखना है बस में भी कि लोग मास्क लगा के जाएं, एक दूसरे से थोड़ा दूर बैठें, तो शायद सीटें छोड़ छोड़ के बैठना होगा। और बसों को भी सैनिटाइज किया जाएगा ताकि जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, जो उससे यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों को संक्रमण नहीं हो, एक से दूसरे को संक्रमण नहीं हो, वो भी सुरक्षित अपने घर पहुंचे। इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है और इसके लिए प्रशासन लगी हुई है। तो जो भी हमारे श्रोता यहाँ पर हमसे जुड़े हैं जो कि अपने घरों से दूर हैं, चाहे वो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए निकले हुए थे, चाहे टूरिस्ट हैं, चाहे पिलग्रिम्स हैं, चाहे माइग्रेंट्स हैं, जो भी हैं, उन सभी को वापस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सब लोग जो भी जहां जहां फंसे हुए हैं, आप अपने आसपास के प्रशासन को किसी तरह से कांटेक्ट कीजिए, और शायद इसकी हेल्पलाइन नंबर्स भी आएंगी अभी, आप वहां कांटेक्ट करें तो आपका नाम उस लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा जिनको कि वापस जाना है। इधर निशांत संतू और मफतलाल करदम, बंटू भाई, शशांक गौरव भी हमसे यहाँ पर जुड़ गए हैं। और शशांक अक्सर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते भी रहते हैं और कुछ अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस भी मुझे फेसबुक पर भेजते हैं, अच्छा लगता है। तो वो कह रहे हैं 11 दिन हो गया है डबलिंग रेट और उम्मीद है कि आपको खुशी हो रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आपको खुशी हो रही है शशांक, ऐसे ही मुझे भी खुशी हो रही है कि डबलिंग रेट बढ़ता जा रहा है और कुछ प्रदेशों का तो काफ़ी बढ़ गया है। और अभी मैं थोड़ी सी
देर बाद आपको जो है इसकी टॉप न्यूज़ भी देने की कोशिश करूंगी, एक कोरोना बुलेटिन भी करूंगी आपके लिए, जिसमें जो फिलहाल की हमारी अभी भारत की स्थिति है, प्रदेशों के हिसाब से भी, डबलिंग रेट के हिसाब से भी, आंकड़ों के हिसाब से भी, और क्या खुशखबरियां भी हैं हमारी इस कोरोना वायरस की लड़ाई में, वो भी आपको दूंगी। ये थोड़े समय के बाद, इस लाइव के बाद करूंगी मैं आपके लिए ऐसा, ताकि आप लोगों तक ये सारी बातें पहुंच पाए। यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आगे कैसे करना है, क्या स्थिति होगी, क्या तस्वीर उभर कर आ रही है, इन सब बातों पर आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि किस तरफ हम जा रहे हैं और क्या स्थिति है हमारी। इधर जीतू बजाज, सबीर अंसारी, टोटन पारा भी हमसे जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो बहुत तकलीफ में हैं क्योंकि उनका जॉब भी चला गया है, और वो कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। टोटन पत्रा जी, आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आप अपने आसपास के जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको रीच आउट करिए, ताकि वो आप तक सारी राहत सामग्री पहुंचा सके। ये दुख की बात है, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी भारतीय जो है वो परेशान हो या उसको इस तरह से। देखिए, ये कठिन समय है, ये हम सभी जानते हैं, और कभी कभी राहत कार्य पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। उसके लिए हम लोग दुखी भी हैं कि आपको इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन आप जरूर पास के जो पुलिसकर्मी हो उन तक पहुंचिए। इस वक्त सारे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के अलावा भी ये काम भी कर रहे हैं कि जहां जहां जिसको जो राहत चाहिए उन तक वो राहत पहुंचाई जा रही है। और बहुत सारे एनजीओज और जो संस्थाएं होती हैं वो भी अपने बल पर इस वक्त बहुत कोशिश कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में खाना ना हो। तो इस वक्त बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये सब लोग पुलिस के टच में भी रहते हैं, क्योंकि वो पुलिस से पूछते रहते हैं इस बात को कि कहां कहां ज्यादा जरूरत है, कहीं भी जरूरतमंद दिखाई दे तो वो उनको बताएं, क्योंकि वो उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तो एक बार प्लीज मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप अपने आसपास के पुलिसकर्मी तक पहुंचने की कोशिश करें, और जो आपने नंबर दिया है वो नंबर हम भी यहां पर आगे पास ऑन करेंगे, ताकि आप तक राहत जरूर पहुंच पाए। इधर सुभाष चंद्र सिंगला और निशांत संतू, हरे राम सिंह, राजेश कुमार, जेकेश बाग और मुकेश कुमार मिश्रा भी हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अब हम सब लोगों को ही तैयार होना है, क्योंकि देखिए अब लॉकडाउन उम्मीद है कि अब उस तरह से नहीं रहेगा जैसे पहले था, और ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि जान भी ज़रूरी है बचानी और जहान भी ज़रूरी है बचाना। और सभी लोग इस वक्त एक कठिन समय से गुजर रहे हैं कि एक तरफ हम लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं, और एक तरफ जो हमारी जीविका है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, वो भी खतरे में जा रही है। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों की जा भी चुकी है। तो ये एक बहुत संगीन मामला है, इस वक्त सीरियस मामला है, और प्रशासन इसका पूरा संज्ञान भी ले रही है। और इसीलिए जान भी बच जाए और जहान भी बच जाए, इसी के लिए अब ये प्रयत्न किए जा रहे हैं कि जो हमें लॉकडाउन से अचीव करना था, जो हमारा लॉकडाउन लगाने का जो पर्पस था, जिस वजह से लॉकडाउन को लगाया गया, बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है। जो भी हम चाह रहे थे इन 40 दिनों में हम कर पाए। हमारा मृत्यु दर कम है, हमारे लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, हमारा डबलिंग रेट अब 11 दिन के आसपास हो गया है, और कुछ प्रदेशों का तो इससे भी कहीं ज्यादा है। तो जो हम अचीव करना चाह रहे थे काफी हद तक हमने अचीव कर लिया है। इतने समय में हमने अपने हॉस्पिटल्स को जो दुरुस्त करना था, जो पीपीईज मंगाने थे, जो टेस्टिंग को हमें रैंप अप करना था, वो सब हमने पूरी कोशिश करी है करने की। जरूर एक किस्सा बीच में हो गया कि चाइना से फॉल्टी किट्स आ गई, और उसके वजह से एक तरह से थोड़ा स्पीड ब्रेकर की तरह से उसने काम किया और हमारी टेस्टिंग थोड़े समय के लिए रुक गई। लेकिन अभी भारत की बहुत सारी कंपनीज हैं जो घर का अंदर का ही टेस्टिंग किट बनाने की कोशिश कर रही हैं, और काफी हद तक सफल हो गई हैं। और इसी के बिना पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये बात बोली है कि मई के अंत तक हम 1 लाख टेस्ट रोज करने की स्थिति में होंगे। और फिलहाल आज की तारीख में भी 4000 टेस्ट डेली किए जा रहे हैं, जबकि अगर आप देखें जब लॉकडाउन लगा था उस समय हम 2000 से 3000 टेस्ट एक दिन में कर पा रहे थे मात्र, और सोचिए आज हम 40,000 टेस्ट कर पा रहे हैं। तो यानी कि जरूर हमारी टेस्टिंग पहले से बढ़ गई है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। ये बात भी बिल्कुल सही है, और इसी के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन जो लॉकडाउन की सफलताएं बहुत सारी हैं, इससे ये हमारा सफल रहा आप सबके सहयोग की वजह से, और जो हम करना चाह रहे थे वो काफी हद तक हो गया है। तो अब लग रहा है कि आने वाला जो समय होगा, अब पूरे भारत
पे इस तरह से लॉकडाउन लगता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जहाँ जहाँ केसेस नहीं हैं वहाँ रिलैक्सेशंस मिलेंगे, वहाँ लोग अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर निकल सकते हैं, अपने फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जा पाएंगे, अपने वर्क प्लेस पर जा पाएंगे। और लेकिन जहाँ अभी केसेस ज़्यादा हैं वहाँ कुछ समय के लिए और ठहरना होगा और रुकना होगा, क्योंकि वहाँ खतरा है। अगर वहाँ के लोगों को हम जीविका कमाने के लिए भी बाहर निकलने दें तो उनका संक्रमित होने का बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। इसलिए इन जगहों पर अभी हमें थोड़ा और संवेदनशील रहना पड़ेगा, थोड़ा और संयम रखना पड़ेगा, ताकि हम उस खतरे से बाहर आ जाए, ताकि जब हम घर के बाहर जीविका कमाने के लिए निकले तो हमारे को ये ना लगे कि बस अब कभी भी हमें भी कोरोना हो सकता है हम बस 2 ही दिन के लिए बाहर जा पाए और तीसरे दिन से हमें कोरोना का संक्रमण हो जाए। तो ये खतरा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जहां जहां ज्यादा केसेस हैं वहां अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा, लेकिन बाकी जो जगह हैं वहां पर आप अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर निकल सकेंगे। एटलीस्ट इसके लिए तो आप जरूर जा पाएंगे और उम्मीद है कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो डगमगा गई है, जो खराब हो गई है, वो धीरे धीरे सुधार की तरफ आ जाएगी। लेकिन फिर से यही बोलूंगी कि ध्यान रखिए, जहां भी रिलैक्सेशंस दिए गए हैं वहां वहां आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है, सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, ताकि आपका जो एरिया है जहां कोरोना वायरस अभी नहीं पहुंचा है वहां आगे भी ना पहुंचे। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलते चलते आपको मेरे ख्याल से ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि ये एक खतरनाक मॉडल है और हम भारत में इसको ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे बुजुर्गों में मृत्यु ज़्यादा हो सकती है और उस तरह के लोगों में जो कि ज़्यादा जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, और ऐसे लोगों को हम नहीं खोना चाहते और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, वो लोग लंबे समय तक हमारे साथ रहें। तो इसीलिए ये लॉकडाउन ज़रूरी है और अब वो समय भी आ गया है। तो इसलिए परेशान ना हो, जब लॉकडाउन खुलेगा हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा सामान्य की तरफ चलेगा। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमारे भारत में जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही है वो बहुत अच्छी रही है। यहाँ तक कि WHO ने भी तारीफ करी है और भी जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैं विश्व के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, उन्होंने खुलकर सामने आकर अपने इंटरव्यूज में भारत की रणनीति की तारीफ करी है। यहाँ तक कि बिल गेट्स ने भी भारत की रणनीति की तारीफ करी है कि भारत ने कोरोना वायरस को बहुत समझदारी से हैंडल करा, बहुत अच्छे से उन्होंने सारे स्टेप्स लिए, समय से स्टेप्स लिए। तो अब जिस तरह से प्रशासन ने अभी तक बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, हमें अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि 3 मई के बाद भी वो उस तरह के स्टेप्स लेंगे जो हमारे लिए अच्छे होंगे, राष्ट्र हित में होंगे। तो ये भरोसा रखिए, बना के रखिए और उम्मीद है आप सब तक राहत कार्य पहुंच रहा है और जो भी लोग वापस अपने राज्यों में जाना चाह रहे हैं वो इस वक्त खुश होंगे कि उनको अब वापस जाने का मौका मिल जाएगा और वो जा सकेंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ और इन्हीं बातों के साथ अब हमारा समय भी पूरा हो गया है, जबकि हमारे साथ और भी बहुत सारे श्रोता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे आपके सवालों के जवाब देने के लिए और भी जो इस तरह की बातें होंगी जो कोरोना वायरस से जुड़ी होंगी वो सब आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो तब तक News 24 के फेसबुक और YouTube पेज को इजाजत दीजिए। नमस्कार।